Assalamu alaikum third year. I am Binesh Hayat, your new demonstrator. I have done my BS in anesthesia from Muzaffarabad AJK University, and also I have completed my 2-year clinical practice from Abbas Institute of Medical Sciences, Muzaffarabad. So today they have assigned me a subject, cardiac monitoring in its management. So firstly we will see the vital signs monitoring. ऑलराइट, हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है उसके अंदर, जैसे आप सबने पढ़ा होगा, कोर्स कंटेंट देखा होगा, उसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो वाइटल साइंस मॉनिटरिंग है। ठीक है, वाइटल साइंस मॉनिटरिंग जो होती है इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि ये एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 से 6 एक ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं टोटल बॉडी के तमाम फंक्शंस को। ठीक है, अब वाइटल साइंस जो होती हैं ना, ये किसी भी मेडिकल पर्सनल, यानी कोई डॉक्टर हो गया, कोई पैरामेडिकल हो गया, कोई स्टाफ हो गई है, इनको ये इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त पेशेंट की कंडीशन क्या है और इस हिसाब से पेशेंट की मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वाइटल साइंस होते हैं इसके अंदर मेजर 6 वाइटल साइंस आ जाते हैं। एक आ जाता है पल्स ऑक्सीमीट्री। ठीक है, नेक्स्ट ईसीजी। पल्स ऑक्सीमीट्री क्या है, जो हमें बताता है कि इस वक्त पेशेंट की पल्स क्या जा रही है। ठीक है, नब्स जिसको हम कहते हैं, वो एक प्रोब होती है जिसको हम अपनी फिंगर पे या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी स्किन एरिया जो सामने विजिबल हो हमारे पास, ठीक है, तो वो प्रोब जो है उसके अंदर एक रेड सी लाइट, एक इंडिकेटर होता है जो हमारी स्किन पे जैसे ही लगता है वो वहाँ से सेंस करता है, ठीक, पल्स को भी और साथ में ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी। ठीक है, इसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ईसीजी। ईसीजी के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो ईसीजी किस तरह की जा रही है। ठीक है, इस वक्त वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कोई एरिथमियाज जा रहे हैं, कोई कार्डियक इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ भी, वो हमारे पास उस कार्डियक मॉनिटर पे सामने शो हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं, ये भी एक मेजर वाइटल साइन है पेशेंट की कंडीशन को बताने के लिए। ठीक है, कि इधर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है, हाइपोटेंसिव है, यानी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है या नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे या फिर आगे हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम उसी पे नोट डाउन करते हैं, उसके लिए भी कार्डियक मॉनिटर से हमारे पास एक प्रोब होती है। ठीक है, वो प्रोब हमें शो करती है इस वक्त पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है, या क्या उसको कोई पायरेक्सिया या फिर कोई फीवर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी इंडिकेट करती है। फिर एक जगह पे हमारे पास आता है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट, कि पेशेंट का ब्रीदिंग रेट कितना चल रहा है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो नॉर्मली होता है 20 से 22। ठीक है, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। अगर किसी पेशेंट का ये नॉर्मल है तो ठीक है, दैट्स फाइन। अगर वो ज़्यादा जा रहा है, 30-32 पे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो आपको नोट डाउन करना होगा कि क्या पेशेंट कोई एंशियस तो नहीं है या उसके साथ कोई इशू तो नहीं है। तो आप उसको या तो काउंसल करोगे तो या फिर आप उसकी जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए और उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट वाइटल साइन, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, SpO2 भी इसको कहते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पल्स ऑक्सीमीटर को जिस तरह से यूज़ करते हैं, सेम जो ऑक्सीजन सैचुरेशन उसी तरह से, उसी प्रोब से हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसको इंडिकेटर को स्किन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, फिर ये वहाँ से सेंस करता है और सेंस करके हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन का बताता है। ठीक है, कि इस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या चल रही है। नॉर्मली जो पल्स रेट होता है हमारे पास वो 72 to 78 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल। ठीक है, ECG जो है वो नॉर्मल उसके रिदम्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर है, ये PQRST नॉर्मल रिदम्स चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर बीच में कोई भी, इसके बाद आपको अगर इन डिटेल ECG अगर कोई हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जिसके बाद आप इसके बारे में प्रॉपरली बता सकेंगे कि क्या ये पेशेंट की ECG नॉर्मल है या अब नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 होता है। ठीक है, टेम्परेचर 37.7 डिग्री होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जैसे मैंने आपको बताया है अभी, ये 20 से 22 नॉर्मल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हमारे पास
96 से 98% नॉर्मल होती है, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट रूम टेम्परेचर पे है और उसने एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहा होता है तो उस पर 90 से अबव भी नॉर्मल होती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल्स। वाइटल साइंस को देखना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ से देखते हैं कि अब एक पेशेंट है हमारे पास, एक पर्सन है, ठीक है। हाँ, ये हमें बताते हैं कि पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्टेटस इस वक्त क्या है, यानी पेशेंट फिज़िकली किस तरह से है, ठीक है। यानी हम उसकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं, ठीक है, और फिर हम उस पर्सन को उसकी जो हेल्थ स्टेटस है उसके लिहाज से फिर हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइंस असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनस कंडीशन। हमेशा जो वाइटल साइंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है या असेसमेंट होती है वो हमेशा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पर्सन की कंडीशन पे, कि इस वक्त पर्सन किस कंडीशन में। अगर वो एंशियस है तो जाहिर सी बात है उसकी जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो ज़्यादा आएगा। एंजाइटी में है तो उसकी रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस को देख सकते हैं। और अगर स्ट्रेस में है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। द मोर क्रिटिकल द पेशेंट्स कंडीशन इज़ मोर ऑफन दी साइंस आर नीडेड टू बी टेकन इन एवेलुएटेड। अब अगर हम देखें कि कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, तब हमें ऐसे पेशेंट के लिए वाइटल साइंस के ऊपर ज़्यादा नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। और फिर हम उन्हें मैनुअली भी देखना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर पे भी देखना चाहिए, ठीक है। और फिर हमें उस पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारे पास स्लाइड, व्हेन टू एक्सेस वाइटल साइंस, ठीक है। हम वाइटल साइंस कब कब देखनी चाहिए, कब कब हमारे पास ज़रूरी होता है कि हमें इस वक्त इस पेशेंट के वाइटल साइंस देखने हैं। जैसे जब भी किसी पेशेंट का एडमिशन हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो यानी हमें उसके वाइटल साइंस को नोट डाउन करना चाहिए कि जब वो हमारे पास आया था तब उसके वाइटल साइंस क्या थे, क्या वो पहले से ही स्ट्रेस में था या बाद में उसके वाइटल साइंस चेंज हुए, किस वजह से हुए, ताकि हमें पूरी हिस्ट्री उसकी पता चल सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग द फिज़िकल एग्जामिनेशन। जैसे कि एक असेसमेंट होती है प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट, उसके अंदर हम पेशेंट को फिज़िकली जो है उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, उसकी ब्लड प्रेशर को देखते हैं, उसकी लैब्स को देखते हैं, उसकी ग्रेडिंग्स देखते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम पेशेंट के वाइटल साइंस को भी नोट डाउन करते हैं कि इस वक्त पेशेंट की वाइटल साइंस क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ बिफोर एंड आफ्टर द इन्वेसिव डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। अब जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गया या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके साथ कोई भी यानी अल्ट्रासाउंड या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो रहा है या सर्जिकल प्रोसीजर, उससे पहले और बाद में भी हम उसकी ब्लड प्रेशर और बाकी वाइटल साइंस को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द रिकवरी। अब एक पेशेंट ऑपरेशन से आ गया वापस, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर है, उसके वापस आ गया, उसकी सर्जरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन, ठीक है। तो जब वो रिकवरी में आता है तो रिकवरी में आने के बाद सबसे पहले भी हमें पेशेंट के वाइटल साइंस का पता होना चाहिए कि अंदर क्या थे और बाहर आके क्या हुए, और हमें उनको नॉर्मलाइज रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन दैट अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हमारे पास जो हैं, जैसे हमने कोई उनको ड्रग्स दे दी, ठीक है, कोई मेडिसिन्स दे दी, ठीक है, जो उनके हार्ट पे या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जब ऐसी ड्रग्स देने के बाद अब अगर हम देखें कि पेशेंट का क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास वाइटल साइंस को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रग देने से पहले पेशेंट का हार्ट रेट क्या था, रेस्पिरेटरी रेट क्या था, और ये चीज़ें देने के बाद में क्या है, ठीक है। इन चीज़ों को भी हम इस तरह से नोट डाउन करते हैं। और उसके बाद इन एनी एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, ठीक है, कोई भी एमरजेंसी आ जाती है, एक पेशेंट जो आरटीए में आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका हो गया, ट्रामा में चला गया, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी हमें उसके वाइटल साइंस को नोट डाउन करना चाहिए कि वो इस वक्त कितने जा रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, उसको फ्लूइड्स इनटेक देते हैं और बाकी ऑक्सीजन और जो जो रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं वो हम दैट टाइम एट दैट स्पॉट हम उसे पूरा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले अब हमारे पास आ जाते हैं जी ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हम ब्लड प्रेशर को देखें तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट लगा रही होती है, ठीक है।
ये हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ Hg में मेजर होता है, ठीक है। ये दो ब्लड प्रेशर होते हैं आगे, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल फॉलोइंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आप देखें कि अब जब भी हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमली जितनी फोर्स भी एग्जर्ट कर सकता है वेसल्स की वॉल के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारे पास वेसल्स है ना, उनकी वॉल्स के ऊपर जितना भी प्रेशर वो एग्जर्ट कर सकता है उस टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और ये नॉर्मली हमारे पास ग्रेटर लेस देन 130 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर ये एक मिनिमम प्रेशर होता है ब्लड का अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ आयोटिक वॉल्व, ठीक है। क्या कहते हैं, ये एक मिनिमम प्रेशर होता है ब्लड का उसकी वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट। कब होता है? जब आयोटिक वेल्व जो होता है वो क्लोज हो रहा होता है, यानी वेंट्रिकल जो है वो जब अपने रिलैक्सिंग फेज में आ रहा होता है, ठीक है। आप देखिए सिस्टोलिक में आपने ये चीज़ देखी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करता है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तब जो कम से कम प्रेशर जो फोर्स है जो ब्लड अपने वेसल्स के वॉल के ऊपर लगा रहा होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो आती है नॉर्मल रेंज होती है लेस दैन 85। जैसे अब इसका मतलब है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए किसी भी पेशेंट का? लेस देन 130 बाय लेस देन 85, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो शो करता है कि पेशेंट इस वक्त स्टेबल है नहीं है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या, वो मैं आपको इन डिटेल यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? हम जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको हम डबल कर देते हैं और उसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसका जो है हम सम को डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। जैसे एक पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर हमारे पास 83 mmHg आ गया, ठीक है, यहाँ पे बाय 50 mmHg, 80/50, तो इसकी जो मैप है मीन आर्टीरियल प्रेशर 61 mmHg आ गया। वो किस तरह से आया है? हमने इस फार्मूला से इसको निकाला है, जैसे मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारे पास 83 आया था प्लस डबल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 × 50 mmHg, इन दोनों का हमने सम किया डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास 61 mmHg आ गया, ठीक है। आप सब समझ गए हैं या फिर मैं दोबारा से इसको बताऊं? अगर किसी को इस फार्मूले की समझ ना आई तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर हम अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर को देखें तो वो एटलीस्ट 60 mmHg होता है, ठीक है, 60 मिलीलीटर्स ऑफ द मर्करी, ये ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि जो हमारे पास ये शो करता है कि ब्लड फ्लो इस वक्त वाइटल ऑर्गन्स को, यानी वाइटल ऑर्गन्स मेजर ऑर्गन्स जैसे हमारा हार्ट आ गया, ब्रेन आ गया, किडनीज हो गई, इनको इस वक्त कितना जा रहा है ब्लड, ठीक है, ये मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर शो करता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, 70 से 100 mmHg के दरमियान इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंजेस अगर हम ब्लड प्रेशर की देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंजेस एडल्ट्स के अंदर जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, 100 से 140 mmHg सिस्टोलिक और 60 to 90 mmHg डायस्टोलिक होता है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल रेंज आ जाती है। बट बीपी जो है वो वेरी भी करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हो जाती हैं, ठीक है। कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है, स्मोकर है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, साल्ट एंड ऑयल इनटेक ज़्यादा लेता है, ठीक है, या ओबेस है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेस एंजाइटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट के ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर हम किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को 2 तरह से हम मेजर कर सकते हैं। एक इन्वेसिव मॉनिटरिंग होती है और एक होती है नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग। इन्वेसिव मॉनिटरिंग जो है वो उसको हम इंक्लूड करते हैं द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन, ठीक है, उसके अंदर जो टेक्निक आती है उसको हम कहते हैं
आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी आर्टरी लेते हैं, फिर उसके अंदर से हम प्रेशर को नोट डाउन करते हैं, ठीक है, कि इस वक्त इसका प्रेशर कितना जा रहा है, फिर उसको हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है। देन नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है मैनुअल ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसके बाद डोपलर प्रोब या फिर आर्टीरियल टोनोमेट्री। मैनुअल ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली हम स्फैग्मोमेनोमीटर से करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डिवाइसेस नीचे नज़र आ रही हैं आप सबको, होप्स हो कि आपने देखी भी हों। पहले ये वाला बहुत पहले वक्तों में यूज़ हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट अब ये आ रहा है, ठीक है, और अब हम इसको भी यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास है स्फैग्मोमेनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आजकल मरकरी वाले भी आए हुए हैं, वो सबसे एक्यूरेट होता है, ठीक है, और बाकी डिजिटल्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जो इन्वेसिव मॉनिटरिंग की पहली टेक्निक है, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाती है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज़ द फॉर्म ऑफ इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड इज़ डन थ्रू द कैनुलेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टरी, ठीक है। ये एक इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की टेक्निक है, और ये किस तरह से होती है, जब पेरिफेरल आर्टरीज़ की कैनुलेशन हम करते हैं। पेरिफेरल आर्टरीज़ में कौन कौन सी आर्टरीज़ आ सकती हैं आपके पास? ब्रैकियल आर्टरी आ सकती है जो आपकी क्यूबिटल फोसा में है, ठीक है। उसके बाद रेडियल आर्टरी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फेमोरल आर्टरीज़ वगैरह ये पेरिफेरल में नहीं आती, पेरिफेरल में ब्रैकियल और रेडियल आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग इज़ कॉमनली यूटिलाइज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल एंड पेरी ऑपरेटिव पेशेंट्स, ऑलराइट, कि ये मॉनिटरिंग जो है हम ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो क्रिटिकली इल है, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है ये बहुत ही एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हमें बता रहा होता है, ठीक है, और ये हम ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी क्रिटिकली इल होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर उनके अंदर हमें टाइम टू टाइम उनका ब्लड प्रेशर शो हो रहा होता है, फिर हम उसके हिसाब से उनकी मैनेजमेंट को जारी रखते हैं, ठीक है। देन देयर कम्स द ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप इज़ यूज फॉर दिस मेथड। ओसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस, एक प्रोब की तरह की होती है जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर जाके अंदर लग जाती है, ठीक है। उसको हम अंदर लगा देते हैं, सेंस करती है, और वो मॉनिटर के ऊपर हमें रीडिंग्स शो करती रहती है साथ साथ। दिस इज़ अ कंटिन्यूस मेथड विच मेजर्स द मीन प्रेशर। ये कंटिन्यूस मेथड है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को बार बार मेजर भी देख सकते हैं, मेजर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखें, एक नीडल या फिर कैथीटर को हम इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक ब्रैकियल आर्टरी हो जाती है, रेडियल आर्टरी हो जाती है, फेमोरल आर्टरी हो जाती है, या फिर ओसिलोस्कोप डिस्प्ले आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इन द वेव फॉर्म्स। देखिए, अब जब हम नीडल या कैथीटर को इंसर्ट करते हैं किसी भी ब्रैकियल, रेडियल या फेमोरल आर्टरी के अंदर, तो वो हमें प्रेशर शो कर देता है कार्डिक मॉनिटर के ऊपर। लेकिन जो ओसिलोस्कोप होता है, जब भी हम इसके साथ आर्टीरियल प्रेशर को मेजर करते हैं तो ये हमेशा ब्लड प्रेशर को वेव्स की फॉर्म में शो करता है, साथ में रीडिंग्स भी देता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये वेव्स की फॉर्म में बताता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। एक हमारे अपर आर्म आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकियल आर्टरी को यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, तो इससे हम लोग जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। उसके बाद जब हम पेशेंट को थाई अराउंड पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक है, जब हम इसको थाई पे कफ को बांधते हैं, वहाँ पे हमारे पास मेजर आर्टरी आती है पोप्लीटियल आर्टरी, वहाँ से ये हमें सेंसेशन शो करती है। या फिर हम पेशेंट के फोर आर्म पे भी कर सकते हैं, वहाँ से रेडियल आर्टरी है जो हमें पल्सेट कर सकती है, इस वक्त बता सकती है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है। उसके बाद लेग यूजिंग पोस्टीरियर टिबियल या फिर डोर्सल, लेग के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे टिबियल या फिर डोर्सल पीडियस एक आर्टरी होती है जो हमारे पास ब्लड प्रेशर को दिखा सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन इन हाइपोटेंशन। जैसे कि मैंने ये टर्म आपके साथ पहले भी यूज़ की थी स्टार्ट में, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन की। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई आ रहा है, उसकी 2 से 3 रीडिंग्स में, तो ऐसे पेशेंट को हम कंसीडर करते हैं कि ही और शी इज़ हाइपरटेंसिव। अब हाई ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर हम पेशेंट को देखते हैं कि 2 या 3 रीडिंग्स उसकी परसिस्टेंटली लो की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट हाइपोटेंसिव है, ठीक है। सो हियर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हमारे पास आ जाता है लेस देन 130।
और जो डायस्टोलिक है वो लेस दैन 85 mmHg। अब अगर हम कहें कि हाई नॉर्मल, एक पेशेंट है जो यानी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ स्टेप इन करने लगा है, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा? 130 से 140 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक उसका ब्लड प्रेशर होगा 85 से 90 mmHg। अगर हम हाइपरटेंशन को देखें, ठीक है, तो हाइपरटेंशन की हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट स्टेजेस। स्टेज 1 जो होता है उसको हम कहेंगे माइल्ड स्टेज। इसके अंदर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 160 होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 90 से 100 mmHg होता है, ठीक है। स्टेज 2 को हम कहते हैं मॉडरेट हाइपरटेंशन। इसके अंदर 160 टू 180 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 110 हो जाता है। थर्ड स्टेज इज़ अ सीवियर स्टेज। इसके अंदर हमारे पास ब्लड प्रेशर 180 से 210 तक होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 110 से 120 mmHg तक होता है। और स्टेज 4 विच इज़ अ वेरी सीवियर स्टेज, इसके अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ग्रेटर दैन 210 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो लेस दैन 120 होता है, ठीक है। अब आप सबको समझ आ गई है। इस चीज़ को बहुत ही गौर से आपने इस टेबल को देखना है और इस चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर की रेंजेस क्या क्या होती हैं, नॉर्मल, हाई, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है, और वेरी सीवियर। हियर इज़ द कार्डियक मोनीटर। जैसे मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया ना कि कार्डियक मोनीटर के अंदर हम वाइटल साइंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहले आपके पास 60 शो करा ना, तो ये पेशेंट की पल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर आता है 120/80, इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर आया हुआ है। उसके बाद जो ये 90 है साथ में आपको ये शो हो रहा है, ये 90 मैप होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। जैसे पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 70 से 100 mmHg के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर या उसके जो वाइटली वो पेशेंट जो है वो स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है सैचुरेशन, ठीक है, इसको सैट भी कहते हैं, SpO2 भी कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहते हैं। ये 98% आ रही है, और ये इसकी प्लेथ है, ठीक है। ये देन नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रिस्पिरेटरी रेट 20। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि 20 से 22 रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल शो हुआ है। और नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास ये टेम्परेचर शो हो रहा है किसी भी पेशेंट का, ठीक है, और ये इसकी प्लेथ आ रही है 37.7 इज़ नॉर्मल। यहाँ पे मैं आप ये चीज़ शो करें कि कार्डियक मोनीटर जो है तीनों ब्लड प्रेशर्स को शो करता है, सिस्टोलिक को भी शो करता है, डायस्टोलिक को भी शो करता है, और मैप को भी। ये आ गया हमारे पास सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, और ये इनकी मैप मीन आर्टीरियल प्रेशर को भी शो कर रहा है। लेकिन ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को शो करने के लिए हमें चाहिए होते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डियक मोनीटर्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मोनीटर्स चाहिए होती है, और उनके साथ अलग से एक प्रोब होती है जो मीन आर्टीरियल प्रेशर को, जो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर शो करती है, ठीक है। दैट्स ऑल क्लास, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फिर हम इससे आगे फर्दर आर्टीरियल टोनोमीट्री और डोपलर प्रोब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि आज आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन ही और शी कैन आस्क मी इन ग्रुप और एनी अदर मीन्स, ऑलराइट। Thank you so much class. Allah Hafiz. We will meet in next lecture soon, inshallah.